Hello friends, good morning everyone. Today we are going to start with the new topic of GST, that is composition levy scheme. The word composition levy scheme. So let us understand what is the composition levy scheme. GST हम पढ़ते आ रहे हैं, GST में हमने रजिस्ट्रेशन भी की है. रजिस्ट्रेशन भी लोग ऑप्ट कर सकते हैं टैक्स पे करने के लिए कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम. कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम क्या है? बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये स्कीम बनाई गई है. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जिसे हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी कह देते हैं. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है जी. स्टार्टअप्स, जब कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स का बर्डन कम हो, इसलिए उनके लिए स्पेशली कॉम्पोजिशन स्कीम लाई गई. तो बेसिकली व्हाट इज़ अ कॉम्पोजिशन स्कीम? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. कौन सी है जी? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए बनाई गई है कॉम्पोजिशन स्कीम. इसके अंदर जो इसकी एग्रीगेट टर्नओवर है वो काफ़ी कम है. लेस टर्नओवर के साथ गवर्नमेंट लिवाइज लेस टैक्स ऑन देम. गवर्नमेंट इनके ऊपर कम टैक्स लगाती है, ठीक है जी. एंड टैक्स लिवाइड ऑन देयर टर्नओवर इज इक्वल टू कॉम्पोजिशन लिवाई. अब इनकी टर्नओवर क्या है? बेसिकली इनकी टर्नओवर है कि अगर तो इनकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर does not exceed rupees 1.5 crore. Earlier it was 1 crore, but now this has been extended to 1.5 crore. अगर कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उनकी लिमिट क्या है? अप टू 75 lakhs. अगर तो 75 लाख से कम है तो उस केस में दैट पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. किस तरह से कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम क्यों लाए गए? सबसे पहले ताकि जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो कम हो सके. किसके ऊपर? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर. इन इंडियन इकोनॉमी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. और अगर कोई स्टार्टअप्स चला रहा है, स्टार्टअप्स, ठीक है जी, तो उनके लिए ये फील्ड लाए गए हैं स्टार्टअप्स के लिए. तो बेसिकली उनके लिए जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं या जो स्टार्टअप्स चला रहे हैं, तो उनके लिए सारी प्रोविजंस को फॉलो करना बहुत मुश्किल था. तो उनके लिए फिर इजी एंड कंसाइज वे ऑफ कॉम्पोजिशन लिवाई लाया गया. दूसरा बेसिक ऑब्जेक्टिव था टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस. बेसिकली रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए किसको? स्मॉल बिजनेसेस को, ठीक है. बिकॉज दे बर्डन फील ना करें वो, और प्रॉपरली वो प्रोविजंस के साथ, लॉ के साथ कंप्लाई कर सके, उनको हेक्टिक ना लगे. उनके लिए एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ टैक्स लाया गया जिसको हम कॉम्पोजिशन लिवाई का कहा गया, ठीक है जी. इसके ऊपर क्या करते हैं? बेसिकली दिस ऑप्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड वेयर दे कैन ऑप्ट टू पे फिक्स परसेंटेज. जहाँ पर क्या है? फिक्स परसेंटेज ऑप्ट कर सकते हैं. फिक्स परसेंटेज ऑफ फी इज ऑप्टेड, या टर्नओवर के ऊपर बच्चे फी ऑप्ट कर सकते हैं इन ल्यू ऑफ टैक्सेस एंड रिलीव्ड फ्रॉम द डिटेल्ड कंप्लायंस एंड प्रोविजन ऑफ लॉ. उनको कुछ भी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है. अगर तो उनकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या उसकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है तो 75 लाख से कम है, तो वो एक फिक्स परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 1%, 5%, ठीक है जी. इसके अंदर भी चेंजेस आए हैं, वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो कितना बेसिकली फिक्स्ड 1% ओवरऑल देना ही देना है या 5% देना ही देना है, वो किसके ऊपर होगा वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है. उसके बाद इजी रिटर्न फाइलिंग. तो कॉम्पोजिशन स्कीम जो लेते हैं अंडर जीएसटी, तो उनके लिए रिटर्न फाइल करना भी ज़रूरी होता है. किस बेसिस पे? क्वार्टरली बेसिस पे. इंस्टेड ऑफ जो अर्लियर जीएसटी में नॉर्मली रिटर्न फाइल की जाती है वो 3 मंथली बेसिस होती है, इंस्टेड ऑफ 3 मंथ बेसिस. तो वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है जी.
3 मंथ्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर होता है, तो वो इजी रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। देन लेस बर्डन ऑफ टैक्स, हाँ जी, कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम इज़ फॉर स्मॉल बिजनेसेस, देयरफॉर द टैक्स रेट ऑफ कॉम्पोजिशन लिवाई हैज़ बीन केप्ट वेरी लो। तो इनके ऊपर बर्डन भी काफ़ी है, बिकॉज जैसे मैंने बताया 1% और 5%। अगर नॉर्मल जीएसटी की बात करें 5, 12, 18, 28, ठीक है जी, इस तरह से टैक्स रेट लागू होता है। बट कॉम्पोजिशन में आपने एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ जीएसटी की फीस फिल करनी है, तो उसे कॉम्पोजिशन, इसलिए इसके ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स क्या है, काफ़ी कम है कंपैरिजन टू द नॉर्मल टैक्स पेयर अंडर, एज कंपेयर टू नॉर्मल टैक्स पेयर, एज कंपेयर टू नॉर्मल टैक्स पेयर। इनके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज के ऊपर इन्होंने टैक्स पे करना है, इसलिए जो टैक्स का बर्डन है वो काफ़ी कम है। लास्ट में आया था टू इंक्रीज द टैक्स बेस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, तो टैक्स बेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा सके स्मॉल बिजनेसमैन से, तो इसके लिए भी कम रेट वाली स्कीम लाई गई, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर एनरोल हो। एज पर द लेटेस्ट डाटा ऑफ 2000 सर्वे ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2017-18 इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2017-18, बेसिकली जो हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेंट्स थे, जीएसटी रजिस्ट्रेंट्स जो ओल्ड थे हमारे पास वो थे 6.4 मिलियन। न्यू रजिस्ट्रेंट्स कितने आए, 3.4 मिलियन। टोटल हमारे पास रजिस्ट्रेंट्स कितने थे, 9.8 मिलियन। इसमें से जो हमारी टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लाई स्कीम, कॉम्पोजिट लिवाई, तो कॉम्पोजिट लिवाई के 1.6 मिलियन कॉम्पोजिट लिवाई स्कीम लिए हुए हैं लोग। 1.6 मिलियन किसके अंदर है, कॉम्पोजिशन लिवाई ली हुई है जिन लोगों ने कॉम्पोजिशन लिवाई, और बाकी रेगुलर 8.2 मिलियन लोग रेगुलर है जो नॉर्मल टैक्स पे करना पसंद करते हैं। तो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। तो टैक्स बेस भी इंक्रीज़ हुआ कंपैरिजन में देखा जाए तो पहले 6.4 मिलियन थे, 3.4 मिलियन और जुड़े, टोटल 9.8 मिलियन लोग जुड़ गए जीएसटी की वजह से, जिसके अंदर 1.6 मिलियन जो अप्रोक्सीमेटली 17% है, उसके अंदर तो ऑब्वियसली स्मॉल बिजनेस का टैक्स बेस इंक्रीज़ कर गया। तो इसके लिए भी कॉम्पोजिशन लिवाई काफ़ी बेनिफिशियल मानी जा रही है। उसके बाद आती है जी कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम इज़ ऑप्शनल, ऑप्शन में है जी कॉम्पोजिशन लिवाई। यू वांट टू चूज़, you can choose, you can opt for composition scheme or you can opt for normal tax rates. So composition levy scheme is optional and the eligible person who has to opt the scheme can pay GST at a very nominal rate of the turnover on the quarterly basis. Eligible कौन है ये भी हम देख रहे हैं, जैसे हमने बात की जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती, या जिसके कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है तो 75 लाख से ज़्यादा जिसकी टर्नओवर नहीं बढ़ रही, तो वो एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए। तो कॉम्पोजिशन लिवाई इज़ वेरी लेस देन नॉर्मल जीएसटी। सो इसके अंदर ना तो कोई नो जीएसटी, नो टैक्स इनवॉइस, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इसके अंदर ये कोई भी वॉइसेस की ज़रूरत नहीं है, जीएसटी की ज़रूरत नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। टैक्स लिवाइड ऑन टर्नओवर, तो बेसिकली टैक्स किसके ऊपर लिवाई कर रहे हैं, टर्नओवर के ऊपर, और क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करनी ज़रूरी होती है। तो कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम ऑप्शनल है और एलिजिबल पर्सन इसके अंदर, स्कीम इज़ एप्लीकेबल फॉर गुड्स एंड नॉट फॉर सर्विसेज। पहले जो स्कीम थी ये सिर्फ किसके लिए थी, गुड्स के लिए थी, बट नॉट फॉर सर्विसेज। सर्विसेज के लिए अंदर ये स्कीम नहीं थी, बट क्या हुआ, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019 ये सर्विसेज के लिए भी स्कीम ओपन है जी। अगर कोई सर्विसेज में डील कर रहा है, अगर वो कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम अवेल करना चाहता है, दैट पर्सन कैन अवेल ऑन द कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम इज़ अवेलेबल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज आल्सो। तो 1/4/2019 के बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली एज वेल एज सर्विसेज के लिए भी अवेलेबल है जी कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम। तो ये वॉलंटरी है एंड ऑप्शनल है। उसके बाद बात करते हैं जी कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम
इज़ फॉर गुड्स एज वेल एज फॉर सर्विसेज। ये देखो जी, कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम फॉर सर्विसेज हैज़ बीन मेड एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019 अंडर द नोटिफिकेशन 2/2019। अब कंडीशंस क्या है फॉर लिवाई ऑफ कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम? कंडीशंस फॉर गुड्स आर सेपरेट। अगर तो कोई रजिस्टर्ड पर्सन है। दूसरा थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी दी हुई है? 1.5 करोड़। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? डजंट एक्सीड्स 1.5 करोड़ एंड डज नॉट एक्सीड 75 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन सी होंगी? जैसे असम, मिजोरम, ये सारी क्या है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। तो बेसिकली टैक्स पेयर अंडर रजिस्टर्ड अगर बात करें, एक पेज ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अगर कोई टैक्स पेयर चूजेस कॉम्पोजिट लिवाई स्कीम, क्या चूज करता है? कॉम्पोजिट लिवाई स्कीम, तो उसके लिए क्या होगा? फिक्स परसेंटेज वो पे करेगा। कंडीशन है ऑप्शनल के लिए। क्वार्टरली बेसिस पे पे करेगा, क्वार्टरली बेसिस पे करेगा, क्वार्टरली बेसिस पे। नॉर्मल कोर्स में 3 मंथ बेसिस होता है, इसके अंदर क्वार्टरली पे करेगा। टैक्स पेयर डजंट हैव टू मेंटेन एलैबोरेट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। उसको कोई भी ना तो अकाउंट्स को मेंटेन करने की ज़रूरत है ना रिकॉर्ड्स को, सिर्फ ओवरऑल जो रिटर्न फाइल करेगा उसके बेसिस पे वो फिक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स पे करेगा। इंस्टेड ऑफ 2 मंथ स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न while normal taxpayer has to pay, they have to just simply file a quarterly return in the form number GST4। फॉर्म नंबर कौन से के अंदर रिटर्न फाइल करेंगे? GSTR 4 के अंदर रिटर्न फाइल कर देंगे इफ दे आर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिट लिवाई स्कीम। ठीक है जी। ही कैन नॉट इशू टैक्सेबल इनवॉइसेज अंडर GST लॉ। टैक्सेबल इनवॉइसेज नहीं इशू कर सकते वो, कांट इशू। तो ये भी कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जो ये लोगों को फॉलो करनी पड़ेंगी दे आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम। तो बात करते हैं फर्दर कंडीशंस फॉर सर्विसेज आल्सो। फॉर सर्विसेज आर सेपरेट। सप्लायर ऑफ सर्विसेज ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब सप्लाई के लिए डिफरेंट है, सर्विसेज के लिए alternative composition schemes for supplier of services or mixed suppliers who supplies both goods and services, not only for persons who were not eligible under earlier composition schemes। ये सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है? जो अर्लियर composition schemes में रजिस्टर्ड नहीं थे। ठीक है जी। डीलर्स who opt for this can supply services up to 10% of the turnover in the state or 5 lakh whichever is higher। तो जो भी डीलर कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम अंडर सर्विसेज ऑप्ट कर रहे हैं दे कैन सप्लाई सर्विसेज अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और 5 लाख जो भी हायर है उसके लिए वो सर्विसेज पे कर सकते हैं। इसके अंदर भी रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम के लिए सर्विसेज के लिए रजिस्टर्ड पर्सन होना ज़रूरी है। एंड सेकेंडली थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है जी? 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? डजंट एक्सीड 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो फॉर गुड्स है उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? डजंट एक्सीड 1.5 लाख एंड 75 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है जी। तो ये बेसिक कंडीशंस हैं जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स रिसेंट चेंजेस में आई हैं। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये हम पढ़ चुके हैं। इन एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितनी है जी? लेस देन 1.5 करोड़ हो। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं तो उसके लिए क्या है? 75 लाख रुपया थ्रेशोल्ड लिमिट ज़रूरी है। ठीक है जी। तो रजिस्टर्ड पर्सन कैन अवेल कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम। ठीक है जी। तो इसके लिए भी क्या कंडीशंस हैं? कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो अवेल करेंगे, होप सो आगे आएंगी। ये देखो थ्रेशोल्ड लिमिट की कंडीशंस हैं फॉर सर्विसेज। रिसेंट चेंजेस आए हैं जो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। सबसे पहली कंडीशन है जी सप्लायर ऑफ सर्विसेज ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो उसकी जो वैल्यू ऑफ सर्विसेज है वो 10% ऑफ टर्नओवर से ज़्यादा ना हो। द पर्सन हु ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम में सप्लाई सर्विसेज ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टर्नओवर
इन अ स्टेट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज़ हायर। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है जी। दूसरा, he can opt for alternative composition scheme for supplier of services or mixed suppliers. The scheme is applicable for service providers और mixed suppliers। जो स्कीम है जो किसके लिए एप्लीकेबल है, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए या मिक्स सप्लाईज जो बोथ गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विसेज, बट ओनली दोज हु आर नॉट एलिजिबल अंडर अर्लियर कॉम्पोजिशन स्कीम। बट सिर्फ किन के लिए, जो किसी अर्लियर कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए लायबल नहीं थे। तो एज पर नोटिफिकेशन कितना रेट चार्ज कर सकते हैं बच्चे, 6% रेट चार्ज कर सकते हैं। हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर द सप्लायर ऑफ सर्विसेज और मिक्स सप्लाईज हु शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन whose turnover during the previous year is up to 50 lakh। रेट ऑफ कॉम्पोजिशन लिवाई कितना है जी, 6% के अकॉर्डिंगली मिक्स सप्लाईज के ऊपर लिवाई किया जाएगा। ठीक है जी, ये सब बेसिक कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी पड़ेंगी रिसेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। और इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ही शुड नॉट बी अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ना होता। दूसरा, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ना हो, इनके लिए कंपलसरी है जीएसटी दूसरा नॉर्मल वाला, दे कांट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन। ई कॉमर्स ऑपरेटर ना हो। तो ये स्कीम एप्लीकेबल है बेसिकली फॉर ऑल ट्रांजैक्शन अंडर सेम पैन। एक ही पैन के अंदर सभी ट्रांजैक्शन को कवर अप किया जा सकता है इस स्कीम के अंदर। तो बेसिकली all conditions are required for eligibility। बात करते हैं कॉम्पोजिशन लिवाई फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ जी, किसके लिए अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर गुड्स whose threshold limit doesn't exceed 1.5 crore, available for services whose threshold limit doesn't exceed 50 lakh। अगर गुड्स हैं तो 1.5 करोड़ से एक्सीड ना करे कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम। अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो 50 लाख से ज़्यादा ना हो। स्कीम इज़ ऑप्शनल, वो ऑप्शनल है, अगर चाहे तो लेना चाहें तो ले सकते हैं, जो ये एग्रीगेट क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। कॉम्पोजिशन लिवाई एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रांजेक्शन अंडर द सेम पैन। सभी ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल है इस सिंगल पैन के थ्रू। मैंडेटरी डिस्प्ले ऑन बिल्स ऑफ सप्लाई। अगर कोई बिल ऑफ सप्लाई कर रहा है उसके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम लिए हुए हो, मतलब उस चीज़ को डिस्प्ले करना ज़रूरी है। तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम वाला पैरामीटर डिस्प्ले में होना ज़रूरी है। ठीक है जी। टॉप ऑफ द बिल ये लिखेंगे टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स अंडर नोटिफिकेशन। मॉनिटरी डिस्प्ले होना ज़रूरी है कि वो कॉम्पोजिशन लिवाई के अंदर टैक्स पे कर रहे हैं। नो इन्वाइसेस बट बिल ऑफ सप्लाई ज़रूरी है, इन्वाइसेस की ज़रूरत नहीं है। नो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर दी सप्लायर्स ऑफ कॉम्पोजिशन लिवाई। अगर कोई कॉम्पोजिशन लिवाई लेता है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स फ्री सप्लाईज। नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी। नॉट एप्लीकेबल फॉर ई कॉमर्स सप्लायर्स। नॉट एप्लीकेबल फॉर नोटिफाइड गुड्स लाइक आइसक्रीम, टबैको, पान मसाला एट्सेट्रा, इनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है जी। एंड नॉट एप्लीकेबल टू CTP एंड NRTP। तो ये इन सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है जी। तो लास्ट में आए थे इसके फर्दर आ जाएंगे जी फीचर्स ऑफ कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहला फीचर है जी कॉम्पोजिशन स्कीम इज़ ऑप्शनल। ऑब्वियसली टैक्स पेमेंट अंडर दिस स्कीम इज़ ऑप्शनल। तो ऑब्वियसली स्कीम जो भी अवेल करेंगे एलिजिबल पर्सनस वो अवेल कर सकते हैं जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करती। डैट कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, बट कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर वो ऑप्ट करना चाहते हैं तो कर लेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे। दूसरा, कॉम्पोजिशन स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, अ टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम से फॉर सप्लाई ऑफ स्टेशनरी और ऑप्ट फॉर रेगुलर स्कीम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। तो बेसिकली अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहा है तो वो सभी के लिए पे करेगा, ऑल द सप्लाईज। ये नहीं है कि एक के लिए पे कर दिया दूसरे के लिए वो नॉर्मल सप्लाई पे करेगा। तो अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहा है तो वो सभी गुड्स के लिए इकट्ठा कॉम्पोजिशन सप्लाई उसके लिए एप्लीकेबल होगी। थर्ड, एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। एलिजिबिलिटी क्या है जी टैक्स पे करने की? तो ओनली टैक्सेबल पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर डजंट एक्सीड्स द प्राइस होल्ड थ्रेशोल्ड लिमिट, जो कि अगर स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं तो 75 लाख से ज़्यादा ना हो। ठीक है जी। फॉर गुड्स
एंड 1.5 करोड़ से ज़्यादा ना हो फॉर सर्विसेज, अर्लियर इट वाज 1 करोड़। तो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल द सप्लाईज, तो ये सभी होने चाहिए। देन रेट्स ऑफ टैक्स फॉर द कॉम्पोजिशन लिवाई, रेट्स ऑफ टैक्स क्या है जी कॉम्पोजिशन लिवाई के लिए, तो जो अगर फॉर एग्जांपल इसके लिए अगर हम लें कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर तो कोई मैन्युफैक्चरर है, तो उसके लिए कितना है जी 1% था, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020 रेट रिड्यूस कर दिया गया है, रेट हैज़ बीन रिड्यूस टू 0.5%, आधा % कर दिया गया है। पहले मैन्युफैक्चरर के लिए 1% कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम के ऊपर फिक्स रेट था, अब 1/4/2020 से 0.5% कर दिया गया है। दूसरा है अगर कोई सप्लायर है मेकिंग सप्लाईज रेफर्ड इन क्लोज बी और पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2, अगर कोई रेस्टोरेंट ओनर है जैसे, ठीक है, रेस्टोरेंट सेक्टर में सप्लाई कर रहा है, तो आगे रेट था 5%, अब उसे रिड्यूस करके 2.5% कर दिया गया फॉर रेस्टोरेंट सप्लायर्स। रेस्टोरेंट सेक्टर के लिए रेट वाज 5% रिड्यूस टू 2.5, इनके लिए कितना कर दिया गया 2.5% कर दिया गया। कोई अदर सप्लायर है जो एलिजिबल है लाइक ट्रेडर, उसके लिए 0.5% है जी, रेट हैज़ बिन रिड्यूस टू 0.5% फ्रॉम 1% था ट्रेडर्स के लिए, तो अब उनके लिए कितना कर दिया गया 0.5% कर दिया गया। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2), वो ऑप्ट करता है 10(2) सबसेक्शन ए, उस केस में भी 3% ऑफ द टर्नओवर सप्लाई के लिए टैक्सेबल होगा। तो ये कुछ रेट्स थे जो कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई होते हैं। मैन्युफैक्चरर के केस में 1% जो रिड्यूस करके 0.5% हो गया है, रेस्टोरेंट सेक्टर के केस में 5% था जो रिड्यूस होकर 2.5% हो गया है, नॉर्मली बेसिकली ट्रेडर्स के लिए 1% था जो कि अब 0.5% फिक्स रेट उन्होंने कर दिया है, ठीक है जी, फॉर स्मॉल बिजनेसमैन ओनली। तो ये रिसेंट चेंजेस आए हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर कोई कॉम्पोजिट लिवाई स्कीम ले रहा है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता। कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेयर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है तो उसके लिए भी कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम पॉसिबल नहीं है, उनके लिए कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम अवेलेबल नहीं है, उनके लिए नॉर्मल रेगुलर रेट्स ही लगेंगे। इनके लिए क्या लगेंगे रेगुलर रेट्स जो नॉर्मल कंडीशंस में चार्ज किए जाते हैं, अगर कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है तो वो अवेल नहीं कर सकता। स्कीम शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन अंडर द सेम पैन, तो ये सभी पैन्स के लिए, सिंगल पैन के अंडर, जैसे फॉर एग्जांपल सेम पैन का मतलब अगर कोई फुटवेयर सेल कर रहा है एक बिजनेसमैन, या कोई मोबाइल्स सेल कर रहा है, या उसके पास फ्रेंचाइज है मैकडोनल्ड्स की, मैकडी की, ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड है। सपोज फुटवेयर उड़ीसा में रजिस्टर्ड है, ये आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है, ये वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है। तो बेसिकली जो स्कीम है इट शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन अंडर द सेम पैन, ये सिंगल पैन के अंदर ये सारी स्कीम्स को रजिस्टर्ड कर सकता है। इन द अबव केस कॉम्पोजिशन स्कीम शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द 3 यूनिट्स, तीनों यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल है। टैक्सेबल पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर फॉर सेल ऑफ फुटवेयर, उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली, मोबाइल्स के लिए ले ली, बट फ्रेंचाइज के लिए नॉर्मल ये नहीं होगा, या तो वो सभी के लिए लेगा या फिर नॉर्मल में अलग अलग टैक्स पे करेगा। तो उसके बाद आता है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है, टैक्सेबल पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम लिवाई हैज़ टू इशू अ बिल ऑफ सप्लाई एज ही इज़ नॉट एलिजिबल टू इशू अ टैक्सेबल इनवॉइस अंडर जीएसटी। तो ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा बिकॉज ये इनवॉइस इशू करने के लिए लायबल नहीं है। फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स वो टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, एंड फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्सेस नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, तो ये पर्सन टैक्स कलेक्ट करने के लिए लायबल नहीं होते फॉर टैक्स ऑन सप्लाईज ओवरऑल। द बिल ऑफ सप्लाईज शैल कंटेन्स फॉलोइंग डिटेल्स, अब क्या क्या डिटेल्स होंगी उनके ऊपर, नेम, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है, एचएसएन कोड ज़रूरी है। एचएसएन कोड क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं उसका कोड होता है जो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स को मिलता है, तो
तो ये कोड भी ऊपर मेंशन होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ अगर कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो सभी बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन होने ज़रूरी है। नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अ टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर कोई रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो क्वार्टरली बेसिस पे करेगा, अगर नॉर्मल के अंदर 3 मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल करते हैं तो इसके लिए GSTR 4 के अंदर वो रिटर्न फाइल करेगा क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है जी। और इन एडिशन एनुअल रिटर्न भी फाइल करेगा। एनुअल रिटर्न किसके अंदर फाइल करेगा? एनुअल रिटर्न विल बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर GSTR 9A। एनुअल रिटर्न भी फाइल करेगा और ये क्वार्टरली रिटर्न GSTR 4 में फाइल करेगा। देन कंडीशंस विच में रेंडर ए पर्सन इनएलिजिबल फॉर द स्कीम। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? अगर वो पर्सन सपोज रॉन्गली ऑप्ट कर ले ये स्कीम, या उसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाए 1.5 करोड़ से ज़्यादा, तो वो नॉर्मल में आ जाएगा, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसकी 75 लाख से ज़्यादा हो जाती है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बेसिकली कौन कौन सी हैं? अगर हम बात करें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लाइक असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, इनके अंदर क्या है, लिमिट ऑफ टर्नओवर कितनी है बच्चे? 75 लाख है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये सभी स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं जिनके अंदर 75 लाख है, अदरवाइज 1.5 करोड़। पंजाब में तो 1.5 करोड़ ही है। तो बेसिकली नेक्स्ट इज ट्रांजिशन फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम। अगर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आना चाहे, तो अगर कोई पर्सन ने ऑप्ट किया कॉम्पोजिशन स्कीम, तो अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाए, देन दैट पर्सन हैज़ टू रजिस्टर्ड हिमसेल्फ पर्सनली अंडर नॉर्मल स्कीम। तो वॉलंटरली विड्रॉ कर लेगा अपने आप को कॉम्पोजिशन स्कीम से, और वो नॉर्मल टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। अगर वो नॉर्मल में आ जाएगा तो वो ITC भी क्लेम कर सकता है। वैसे वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। लास्ट में आया था बच्चे मैंडेटरी डिस्प्ले। एवरी कॉम्पोजिशन लिवाई एसएससी फॉर गुड्स हैज़ टू मैंडेटली डिस्प्ले द वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। वो क्या वर्ड शो करेंगे? कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस एंड साइन बोर्ड डिस्प्लेड एट अ प्रोमिनेंट प्लेस। तो जहाँ पर भी वो डिस्प्ले लगाएंगे नोटिस को, वहाँ पर लिखेंगे कि वो कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे करते हैं। फर्दर बात करते हैं कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लिवाई। अब कंडीशंस क्या है? 2 कंडीशन है जी, सेक्शन 10(1) और 10(2) की। रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर फॉर प्रीसीडिंग ईयर डजंट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट, जो हम पढ़ चुके हैं 1.5 लाख इन केस ऑफ 1.5 करोड़ इन केस ऑफ गुड्स एंड 50 लाख इन केस ऑफ सर्विसेज, और या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर कितनी है जी? 75 लाख है जी। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर वाली कंडीशन ज़रूरी हैं। दूसरी कंडीशन है कंडीशन फॉर ऑप्टिंग द कॉम्पोजिट लिवाई। उसके अंदर क्या कंडीशंस हैं? तो वो क्या कर रहा होना चाहिए? ही इज़ नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन सप्लाईज रेफर्ड इन पैराग्राफ शेड्यूल 2, या फिर ही इज़ नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लिवाइड टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, एंड ही इज़ नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज। कोई इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ना कर रहा हो। तो ये अगर वो ये चीज़ें कर रहे हैं तो सेक्शन 2 कंडीशंस फॉर ऑप्टिंग, तो ये चीज़ ना हो, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ना कर रहा हो। ही इज़ नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, मतलब ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ के थ्रू गुड सप्लाई ना कर रहा हो। तो ये सभी कंडीशंस पूरी करेगा तो देन ही कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम। तो आगे आ जाते हैं सेक्शन 10(2) पे। फॉलोइंग एंटिटीज आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। कौन कौन एलिजिबल नहीं है जी? कॉम्पोजिशन स्कीम इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एंटिटीज प्रोवाइडिंग टैक्स फ्री गुड्स और सर्विसेज। अगर कोई एंटिटी टैक्स फ्री गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। दूसरा, कॉम्पोजिशन स्कीम इज़ नॉट अवेलेबल फॉर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज। अगर कोई इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज कर रहा है तो उसके लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। उसको इमीडिएटली अपने आप को नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा GST के अंदर। देन थर्ड,
कॉम्पोजिशन स्कीम इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए भी उसको सर्विसेज कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। उनके लिए कंपलसरी है जी अपने आप को रजिस्टर्ड करना अंडर जीएसटी एंड टैक्स पे करना। कॉम्पोजिशन स्कीम इज़ नॉट अवेलेबल टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स लाइक आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, पान मसाला, इन सब के लिए नोटिफाइड गुड्स हैं ये सभी, तो इनके लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। एडिशनल कंडीशंस अंडर रूल 5 ऑफ सीएसटी रूल रिस्ट्रिक्शन फॉर कॉम्पोजिशन लिवाई। तो एडिशनल रूल क्या कह रहा है जी? एडिशनल रूल्स को हम फर्दर चैप्टर्स में कैरी ऑन करेंगे। देन फर्दर रिस्ट्रिक्शन फॉर कॉम्पोजिशन लिवाई, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है? नॉट एप्लीकेबल टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, या कैजुअली टैक्सेबल पर्सन है जो कभी कभी टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है, तो वो एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम लेने के लिए। दूसरा, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेंट्स। अगर सपोज जो पहले माइग्रेट हो रहे हैं पुराने टैक्स रजीम से न्यू टैक्स रजीम में, ठीक है, लाइक पहले वो इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स में डील करते थे, ठीक है, तो अगर वो माइग्रेट कर रहे हैं न्यू टैक्स के अंदर, इफ़ गुड्स एंड रिजल्ट स्टॉक बाय सच पर्सन ऑन द अपॉइंटेड डे हैव बीन परचेज्ड इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, तो ये कब ले सकते हैं? नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग। अगर उसके पास स्टॉक्स जो पड़ा है वो सिर्फ इंटरस्टेट ट्रेड का पड़ा है, ठीक है, और अगर उसने कोई अपनी ब्रांच से कंपनी की ब्रांच जो आउटसाइड स्टेट थी अगर उसी से मंगाया तो कर सकेगा। अगर कोई उसका एजेंट या प्रिंसिपल आउटसाइड द स्टेट है, वो उसको गुड्स भेज रहा है जो उसके पास स्टॉक में थे एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, तब वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है। अनलेस अदरवाइज अगर वो माइग्रेट कर रहा है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। नॉट एप्लीकेबल फॉर पर्सन टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो अगर कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स पेबल करने के लिए लायबल है, द ऑप्शन ऑफ पेमेंट अंडर द स्कीम विल नॉट बी अवेलेबल। उसके पास भी जो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है उसके पास भी कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम लेने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके ऊपर नॉर्मल रेट लगेगा, कॉम्पोजिट लिवाई नहीं करवा सकता। थ्रेशोल्ड लिमिट वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन अंडर द सेम पैन। इसे हम समझ चुके हैं कि अगर कोई पर्सन अलग अलग बिजनेस कर रहा है लाइक फुटवेयर, मोबाइल्स या फ्रेंचाइज है मैकडी की, वो सिंगल पैन के ऊपर ऑल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल करवा के कॉम्पोजिशन लिवाई करवा सकता है। लैप्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, अब लैप्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर 10 क्या है? अगर कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम कोई अवेल करना चाहता है तो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी, लैप्स ना करे, शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम द डे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर वो एक्सीड कर जाती है देन दैट पर्सन इज़ नॉट लायबल टू टेक द कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम, तो लैप्स ना हो। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकता नो कोई भी किसी भी तरह का क्रेडिट, बिकॉज वो फिक्स कॉम्पोजिशन स्कीम लिए हुए है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लास्ट में कैंसिलेशन ऑफ परमिशन, व्हेन प्रॉपर ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट टैक्सेबल पर्सन वाज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर टैक्सेशन ऑफिसर को लगता है कि वो पर्सन टैक्सेबल कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए लायबल नहीं था तो उसकी परमिशन भी कैंसिल हो सकती है कि अगर उसको कोई डिफरेंशियल टैक्स लग रहा है या इंटरेस्ट पे कम किया उसने, ठीक है, तो टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम कम पे कर रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ जी ये एलिजिबल नहीं था फिर भी ये ले रहा है, तो वो कैंसिल कर सकता है उसकी परमिशन किसी भी तरह की कॉम्पोजिशन लिवाई की। लास्ट में कंडीशन टू मेंशन वर्ड कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन, ये एट द टॉप ऑफ द बिल ये लिखना ज़रूरी है। अगर किसी ने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है तो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन मेंशन करना, डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बेसिक कंडीशंस हैं। लास्ट में है जी प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम। सबसे पहले इंटीमेशन करने, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? टू गिव इंटीमेशन फॉर कॉम्पोजिशन लिवाई, इंटीमेट करेंगे कि वो कॉम्पोजिशन लिवाई कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, कॉम्पोजिशन लिवाई करना चाहते हैं, ठीक है। माइग्रेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग लाज अंडर वैट, अगर वो माइग्रेट कर रहे हैं अंडर एग्जिस्टिंग लाज, माइग्रेशन अंडर existing laws like VAT, excise, service tax,
तो उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाएंगे पहले जी, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। दूसरा, फाइल इंटीमेशन इन फॉर्म जीएसटी और CMP1, GST CMP1 में इंटीमेट करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ GST प्रोविजंस अंडर एक्ट, 13 डेज के अंदर अंदर इन्फॉर्म करेंगे। फाइल डिटेल्स ऑफ स्टॉक, अगर उनके पास कुछ भी स्टॉक्स पड़ा माइग्रेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो फॉर्म GST CMP3 के अंदर 90 डेज़ के अंदर अंदर इंटीमेट करेंगे अगर उनके पास कोई ओल्ड स्टॉक पड़ा है तो, ठीक है। तो GST CMP3 के अंदर 90 डेज़ के अंदर अंदर इन्फॉर्म करेंगे। तो ये इंटीमेट करना ज़रूरी हो जाता है इफ़ यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है। स्विचिंग फ्रॉम रेगुलर टैक्सेबल पर्सन अंडर GST, तो ये मैंने बता दिया CMP2 के अंदर वो इन्फॉर्मेशन कमेंस करने से पहले प्रोवाइड करेंगे। तो CMP इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर्म 3 विद इन 60 डेज ऑफ रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द स्टॉक्स ऑफ इनपुट्स, तो वो सभी इंटीमेशंस करनी ज़रूरी हो जाती है इनके लिए अगर वो कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी आ जाती है जी ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन ITC रिवर्सल कंप्लायंस रिक्वायर्स, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है वो ऑप्ट कर रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, तो अगर उसने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, ही इज़ रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन। तो अगर वो इनपुट अवेल किए हुए हैं उसने कुछ, तो इमीडिएटली जिस दिन स्टॉक्स उसका रजिस्टर्ड हो गया कंप्लाई के लिए, तो वो सारे इनपुट्स के लिए इक्विवेलेंट अमाउंट पे करने के लिए लायबल है। तो ये कैलकुलेट कैसे होंगी? तो ये सभी कोई भी रिवर्सल पेमेंट्स करनी है विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो वो विद इन 60 डेज वो पे करने के लिए लायबल होगा। उसके बाद इफेक्टिव डेट ऑफ कॉम्पोजिशन लिवाई क्या है जी? इफेक्टिव डेट मानेंगे जब भी वो एप्लीकेंट को रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगी, एप्लीकेंट को गेट्स रजिस्टर्ड and his option to pay tax under section 10 shall be effective from the date fixed under section sub 10 2 and 3 of rule 10, जिस दिन वो लायबल हो जाएगा फॉर ग्रांटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एज द केस में बी, तो जिस दिन से वो रजिस्टर्ड हो जाएगा अंडर कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम, तो वो कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम के अकॉर्डिंगली जब भी वो लायबल है तब वो पे कर सकता है इफेक्टिव डेट ऑफ टैक्स। बेसिकली अगर कॉम्पोजिशन स्कीम है तो क्वार्टरली रिटर्न के अंदर 18th ऑफ द मंथ, क्वार्टरली स्कीम अगर कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहे हैं तो जैसे ही क्वार्टर पूरा होता है, क्वार्टर पूरा होते ही 18th डे तक कॉम्पोजिशन लिवाई स्कीम के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना ज़रूरी हो जाता है। वैलिडिटी ऑफ कॉम्पोजिशन लिवाई क्या है जी? वैलिडिटी क्या मानी जाएगी? एज लॉन्ग एज ही सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, एक्सीड्स नहीं करेगी, स्पेसिफाइड लिमिट एक्सीड्स नहीं कर रहे 1.5 करोड़ वाली, ठीक है जी, या 75 लाख वाली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स, अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो 50 लाख वाली। तो ये अगर सभी कंडीशंस को वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो तब तक उनकी कॉम्पोजिशन स्कीम वैलिड है। अगर एक्सीड्स कर गई तो उनको ऑब्वियसली वॉलंटरली इन्फॉर्म करना बनता है। लास्ट में है जी प्रोसेस फॉर ऑप्टिंग आउट कॉम्पोजिशन और फॉर नॉन कंप्लायंस। तो वेयर अ पर्सन वांट्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और वेयर ही सीजेस टू बी एलिजिबल फॉर इट, where the proper officer has reason to believe that person was not eligible to pay the tax under the scheme or his contravened the provision of the act, अगर लैप्स कर जाए तो वो द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन इंटीमेशन फॉर विड्रॉल ऑफ द स्कीम। तो पर्सन की क्या ड्यूटी बनती है कि वो इंटीमेशन फाइल करेगा, किसके अंदर करेगा? फाइल अंडर फॉर्म GST CMP4 विद इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर अंदर, जब उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर गई है, अगर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाए तो, ठीक है जी।
However, such person is allowed to avail input tax credit on input stocks held on the date of withdrawal or furnishing of statement. जब वो withdrawal कर लेगा है ना कॉम्पोजिशन स्कीम से, तब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है. जब वो विड्रॉल कर ले तो वो फॉर्म ITC 01 विद इन 30 डेज ऑफ विड्रॉल भर देगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर्म 01 विद इन 30 डेज ऑफ विड्रॉल, विद इन 30 डेज ऑफ विड्रॉल. ये सभी स्कीम्स वो कॉम्पोजिशन लिवाइज स्कीम्स को फॉलो करेगा. अगर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट ख़त्म हो जाती है तो तब उसके बाद लेटर ऑन वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है ऑन द स्टॉक्स हेल्ड ऑन द डेट ऑफ विड्रॉल. तो अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो ITC 01 विद इन 30 डेज करके फॉर्म फिल कर देगा तो उसको मिल जाएंगी. आई होप यू लाइक द वीडियोज़. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट इट इन द कमेंट बिलो on my YouTube channel. Thank you so much. If you have any query, please let me know.